आज के इस डीप डाइव में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो असल में जिसने भी मार्केट में कभी 1 रुपया भी लगाया है ना, वो इस बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगा। बिल्कुल। और शुरुआत में ही हम ये साफ कर देते हैं कि आज कोई बैलेंस शीट या पीई रेशियो की बात नहीं होगी। हाँ, कोई बोरिंग चार्ट्स या नंबर्स नहीं। आज की पूरी चर्चा सिर्फ और सिर्फ मार्केट की साइकोलॉजी पर है, मतलब मार्केट के दिमाग पर। सही कहा। क्योंकि जब भी शेयर बाजार की बात होती है लोग सिर्फ डेटा देखते हैं, लेकिन मार्केट सिर्फ स्प्रेडशीट से नहीं चलता। ये पूरी तरह से इंसानी भावनाओं, डर और लालच का खेल है। और यही बात आज के हमारे सोर्स को इतना खास बनाती है। हमारा आज का ये विस्तृत विश्लेषण 23 फरवरी 2026 के एक बहुत ही शानदार ब्लॉग पोस्ट पर आधारित है। द ट्रेडिंग जॉब का वो पोस्ट, राइट? बिल्कुल, द ट्रेडिंग जॉब नाम के सोर्स से है ये, और इसका टाइटल है डिकोडिंग द बीस्ट, द हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुल एंड बेयर मार्केट्स। और सच कहूं तो मुझे व्यक्तिगत रूप से इस ब्लॉगर की जो साइकोलॉजी की नॉलेज है ना, वो बहुत पसंद है। वो नजरिया ही एकदम अलग है। उन्होंने मार्केट को एक ग्राफ नहीं, बल्कि एक बीस्ट या एक जानवर की तरह डिकोड किया है। हाँ, और आज हमारा मिशन भी यही है। हम बुल यानी तेजी के बाजार और बेयर यानी मंदी के बाजार को सिर्फ ऊपर नीचे जाने वाले ग्राफ की तरह नहीं देखेंगे। असल में लेखक का तर्क है कि इन दोनों के अपने अलग अलग व्यक्तित्व होते हैं। उनका मनोविज्ञान अलग है, उनके काम करने का तरीका अलग है। और चाल ढाल भी एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी हैं। इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये कि अगर कोई इस मार्केट के मौसम को और उसके कैरेक्टर को पढ़ना सीख जाए तो वो टाइमिंग में महारत हासिल कर सकता है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। एकदम सही। तो चलिए इस साइकोलॉजी के अंदर चलते हैं। ब्लॉग में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है उम्मीद और निराशा का चक्र। हाँ, और लेखक ने एक बहुत ही अजीब विरोधाभास बताया है। वो कहते हैं कि मार्केट क्रैश होने से ठीक पहले सबसे ज्यादा सेफ फील कराता है और रैली शुरू होने से ठीक पहले सबसे ज्यादा डर आता है। मतलब सुरक्षित महसूस करना खतरे की घंटी कैसे हो सकती है? देखो, अगर हम इसे इंसानी स्वभाव के नजरिए से समझे ना, तो ये बिल्कुल लॉजिकल है। जब बुल टॉप आता है, मतलब तेजी का एकदम चरम बिंदु, उस वक्त उम्मीद अपनी पीक पर होती है। हाँ, हर तरफ बस पैसा ही पैसा दिख रहा होता है। बिल्कुल। इसे ऐसे सोचो कि अर्थव्यवस्था में सब बढ़िया चल रहा है, कंपनियों के मुनाफे आसमान छू रहे हैं। लेकिन असली रेड फ्लैग तब दिखता है जब पड़ोस में रहने वाला कोई इंसान जिसने कभी फाइनेंस की किताब नहीं खोली, वो भी किसी रैंडम टेक शेयर या क्रिप्टो से अपना पैसा डबल कर रहा है। हाँ, जब हर कोई खुद को मार्केट जीनियस समझने लगे। मतलब इसे यूफोरिया कहते हैं, राइट? एकदम सही। जब हर कोई निडर हो जाता है, लोगों को लगता है कि मार्केट अब कभी गिरेगा ही नहीं। तो इसका सीधा सा लॉजिक ये है कि जो भी मार्केट में पैसा लगा सकता था वो लगा चुका है। मतलब नए खरीदार बचे ही नहीं है। बिल्कुल, नए बायर्स खत्म। और जब बायर्स ही नहीं बचेंगे तो मार्केट के पास नीचे गिरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। इसलिए वो जो सबसे सेफ फील होने वाला टाइम है, वो असल में सबसे बड़ा धोखा है। बहुत ही दिलचस्प नजरिया है ये। मतलब जब पूरी भीड़ एकदम कॉन्फिडेंट होती है, तभी स्मार्ट इन्वेस्टर्स अपना बोरिया बिस्तर समेट रहे होते हैं। और बेयर बॉटम पर इसकी बिल्कुल उल्टी स्थिति होती है। जब मार्केट अपने सबसे निचले स्तर पर होता है, तब तो एकदम पैनिक का माहौल होता होगा। पूरी तरह से निराशा, उम्मीद का कोई नामो निशान नहीं होता। मीडिया रोज बता रहा होता है कि बस अब तो इकोनॉमी खत्म है। पोर्टफोलियो एकदम लाल रंग से रंगे होते हैं और लोग कसम खा लेते हैं कि भाई अब जिंदगी में शेयर बाजार की तरफ नहीं देखना। और लेखक कहते हैं कि यही जो टोटल डिस्पेयर है ना, पूर्ण निराशा, यही असल में मार्केट के बॉटम बनने का परफेक्ट सेटअप है। पर सवाल ये आता है कि इतनी बुरी हालत में मार्केट ऊपर कैसे जा सकता है? क्योंकि जैसे बुल टॉप पर बायर्स खत्म हो गए थे, वैसे ही बियर बॉटम पर सारे सेलर्स खत्म हो चुके हैं। अच्छा, जो डरपोक थे वो बेचकर निकल गए। बिल्कुल, जिसे भी पैनिक में बेचना था वो बेच चुका है। अब मार्केट में सिर्फ वो लोग बचे हैं जो एकदम मजबूती से टिके हैं। ऐसे में जरा सी भी अच्छी खबर या थोड़ी सी भी नई बाइंग आती है तो मार्केट सीधा ऊपर शूट करता है। तो ये पूरी तरह से सेंटीमेंट का खेल हुआ। इसी से जुड़ा एक और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ब्लॉग में है, न्यूज साइकिल का। वॉल ऑफ वरी वाला। हाँ, ये समझना हमेशा थोड़ा मुश्किल होता है कि खबरें मार्केट को कैसे ड्राइव करती हैं। ये चिंता की दीवार या वॉल ऑफ वरी क्या है और ये बुल मार्केट से कैसे कनेक्टेड है? देखो, ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि जब चारों तरफ सब अच्छा होगा, इकोनॉमी बढ़िया होगी, तब बुल मार्केट शुरू होगा। जो कि लॉजिकल भी लगता है, लेकिन ब्लॉग बहुत क्लियरली कहता है कि बुल मार्केट हमेशा बुरी खबरों और बहुत सारी चिंताओं के बीच पैदा होता है। मतलब प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं और मार्केट ऊपर जा रहा होता है। हाँ, भारी समस्याएं होती हैं, लोग डरे होते हैं, लेकिन मार्केट धीरे धीरे ऊपर चढ़ता रहता है। लोग सोचते हैं कि यार इतनी बुरी खबरें आ रही हैं, मार्केट तो क्रैश करेगा। पर वो क्रैश नहीं करता। नहीं, वो उन्हीं चिंताओं की दीवार को फांदते हुए ऊपर चढ़ता जाता है। और बियर मार्केट के केस में इसका बिल्कुल उल्टा होता होगा। बिल्कुल, बियर मार्केट अक्सर एक बहुत ही नॉर्मल सी लगने वाली बुरी खबर से शुरू होता है। कोई ऐसी छोटी खबर जिसे भीड़ और मीडिया आसानी से इग्नोर कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि अरे ये तो छोटा सा करेक्शन है, मार्केट तो इसे आसानी से पचा लेगा। हाँ, लेकिन असल में वो छोटी सी खबर बर्फ के उस छोटे गोली की तरह होती है जो पहाड़ से नीचे लुढ़कते लुढ़कते एक विशाल एवलांच या तूफान बन जाती है। मतलब भीड़ हमेशा गलत टाइम पर गलत चीजों पर फोकस कर रही होती है। खैर, अब इस साइकोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और मार्केट के मैकेनिक्स की बात करते हैं। रफ्तार और अस्थिरता। राइट। हाँ, ब्लॉग में स्पीड और वॉलेटिलिटी पर बहुत जोर दिया है। मतलब बुल और बेयर मार्केट्स की स्पीड इतनी अलग क्यों होती है? यही स्पीड का अंतर ही तो इन दोनों को अलग अलग बीस्ट बनाता है। बुल मार्केट की चाल बहुत ही शांत और धीमी होती है, उसमें अस्थिरता बहुत कम होती है, धीरे धीरे और लगातार ऊपर की तरफ। हाँ, इसे सीढ़ियां चढ़ने वाले एक इंसान की तरह सोच सकते हैं जो आराम से एक एक कदम ऊपर रखता है। लेकिन रास्ते में थकावट भी तो होती है ना? बुल मार्केट में भी तो गिरावट आती है, करेक्शंस आते हैं। बिल्कुल आते हैं, लेकिन लेखक ने एक बहुत अच्छी बात समझाई है कि बुल मार्केट के करेक्शंस अक्सर प्राइस में नहीं बल्कि टाइम में होते हैं। टाइम में मतलब क्या? मतलब शेयर की कीमत एकदम से बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरती। इसके बजाय शेयर कई हफ्तों या महीनों तक एक ही छोटे से रेंज में अटका रहता है। अच्छा, वो टाइम पास करता है ताकि मार्केट थोड़ा ठंडा हो सके। बिल्कुल। और अगर कभी प्राइस में तेज गिरावट आती भी है तो उसकी रिकवरी इतनी जल्दी होती है कि लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जो लोग पैसा लेके किनारे बैठे थे वो सस्ते भाव पे टूट पड़ते हैं। ये तो हो गई बुल मार्केट की बात, लेकिन बियर मार्केट की कहानी तो एकदम पलट जाती है। ब्लॉग इसे बहुत ही हिंसक और हाई वोलेटिलिटी वाला फेज बताता है। बियर मार्केट सच में क्रूर होता है। और यहीं पर वो बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट आता है, द बियर मार्केट ट्रैप, जिसे अक्सर रिलीफ रैली भी कहते हैं। ये जाल असल में काम कैसे करता है? बियर मार्केट का ये जाल इन्वेस्टर्स के दिमाग के साथ खेला जाने वाला सबसे बुरा खेल है। होता क्या है कि जब मार्केट लगातार गिर रहा होता है तो अचानक से एक बहुत तेज और तीखी रैली आती है। एकदम शार्प बाउंस बैक। हाँ, मार्केट सीधा ऊपर भागता है। ये बुल मार्केट की उस धीमी चाल से बिल्कुल अलग है। ये रैली इतनी तेज होती है कि हर किसी को लगने लगता है कि बस बुरा वक्त खत्म हो गया और नया बुल मार्केट आ गया। और यही वो टाइम है जब नुकसान खाए हुए इन्वेस्टर्स वापस से अपना पैसा डाल देते हैं, ये सोचकर कि उन्होंने एकदम बॉटम पकड़ लिया है। और यहीं पर असली धोखा होता है। फिर क्या होता है? इस तेज उछाल के ठीक बाद एक बहुत ही धीमी, उबाऊ और दर्दनाक प्रक्रिया शुरू होती है। इसे डिस्ट्रीब्यूशन फेज कहते हैं। इसे एक जादूगर की तरह समझो। वो तेज रैली जादूगर का ध्यान भटकाने वाला हाथ था, जबकि दूसरे हाथ से जो बड़े और स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो धीरे धीरे अपने शेयर्स आम इन्वेस्टर्स को चिपका रहे होते हैं। मतलब वो एक साथ मार्केट डंप नहीं करते? नहीं, वो धीरे धीरे खून चूसने की तरह प्राइस को नीचे ले जाते हैं। रिटेल इन्वेस्टर इस उम्मीद में होल्ड करता है कि प्राइस वापस ऊपर जाएगा, लेकिन वो धीरे धीरे अपना पूरा कैपिटल साफ करवा लेता है। ये तो सच में डरावना है यार। तो अगर वो तेज उछाल एक धोखा है तो कोई असली ट्रेंड को पहचाने कैसे? मतलब कैसे पता चले कि कौन सा ट्रेंड हेल्दी है और कौन सा एक ट्रैप? इसके लिए ब्लॉग में ट्रेंड की ज्यामिति या ज्योमेट्री ऑफ ट्रेंड्स की बात की गई है। हाँ, मैंने पढ़ा वो 45 डिग्री का नियम। लेकिन एक सवाल है, अगर मेरा खरीदा हुआ शेयर रॉकेट की तरह 90 डिग्री पर सीधा ऊपर जा रहा है तो ये तो अच्छी बात है ना? 45 डिग्री का एंगल ही क्यों बेहतर माना जाता है? ये सवाल बहुत लाजमी है। रॉकेट की तरह भागने वाले शेयर्स देखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन वो टिकते नहीं हैं। लेखक कहता है कि एक हेल्दी और टिकाऊ बुल मार्केट आमतौर पर 45 डिग्री के एंगल पर चढ़ता है। मतलब उसमें एक बैलेंस होता है। बिल्कुल। 45 डिग्री का मतलब है कि ट्रेंड में मजबूती भी है और कंट्रोल भी। वो एक मैराथन रनर की तरह है जो अपनी सांस को कंट्रोल करके दौड़ रहा है। और जो 90 डिग्री पर भाग रहा है वो स्प्रिंटर है जो 100 मीटर भागकर थक जाएगा और गिर पड़ेगा। 45 डिग्री का ट्रेंड ये दिखाता है कि मार्केट में एक सिस्टमैटिक बाइंग हो रही है, कोई अंधाधुंध लालच नहीं है। समझ गया। और इसके उल्टे बियर मार्केट का एंगल कैसा होता है? ब्लॉग में एक लाइन थी कि डर हमेशा लालच से ज्यादा मजबूत इमोशन होता है। 100%।
साइकोलॉजिकली देखो तो लालच इंसान को धीरे धीरे अपनी पकड़ में लेता है, लोगों को विश्वास करने में टाइम लगता है। लेकिन डर तो पलक झपकते ही हावी हो जाता है। हाँ, जब किसी बिल्डिंग में आग लगने की अफवाह उड़ती है तो लोग आराम से लाइन बनाकर बाहर नहीं निकलते, वो बस भागते हैं। यही गुरुत्वाकर्षण और डर मिलकर बियर मार्केट को बहुत तेज और हिंसक बना देते हैं। लेकिन यहाँ ब्लॉग में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वार्निंग भी है। अगर डर के कारण मार्केट तेज गिरता है तो उस स्थिति का क्या जहां मार्केट बहुत धीरे धीरे और सुस्ती से नीचे खिसक रहा हो? मतलब धीरे धीरे गिरना तो कम खतरनाक होना चाहिए ना। और यही न्याय पर लोग फंसते हैं। लेखक बहुत क्लियरली समझाते हैं कि एक धीमा बियर मार्केट अक्सर एक जाल होता है जिसे शेक आउट कहते हैं। शेक आउट? हाँ, ये बड़े खिलाड़ियों की एक चाल होती है ताकि वो कमजोर हाथों वाले इन्वेस्टर्स को डरा कर बाहर निकाल सकें। ताकि वो खुद सस्ते में माल उठा सके। बिल्कुल। जब वो कमजोर इन्वेस्टर्स हताश होकर बेच देते हैं तो मार्केट फिर से अपनी ऊपर की यात्रा शुरू कर देता है। इसलिए याद रखने वाली बात यह है कि असली बियर मार्केट आपको सोचने या रिएक्ट करने का मौका ही नहीं देता। वो बहुत क्रूर और फास्ट होता है। ये बारीकी सच में आंखें खोलने वाली हैं। तो इन मार्केट्स का एंड कैसा दिखता है? जब कोई ट्रेंड खत्म होने वाला होता है, चाहे वो बुल हो या बियर, तो उसकी आखिरी चाल कैसी होती है? किसी भी ट्रेंड की जो आखिरी चाल है ना, वो हमेशा चार्ट पर एक वर्टिकल लाइन जैसी होती है, एकदम सीधी खड़ी रेखा। दिशा कोई भी हो, अंत हमेशा एक्सट्रीम पर होता है। हाँ। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बुल मार्केट का वर्टिकल एंड कैसा होता है? बुल मार्केट का अंत शुद्ध उत्साह के वर्टिकल मेल्टअप के साथ होता है। मेल्टअप? हाँ, ये वो टाइम है जब लोगों में फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट अपनी पीक पर होता है। हर कोई पागलों की तरह बाइंग कर रहा होता है। कोई वैल्यूएशन नहीं देखता, कोई फंडामेंटल्स चेक नहीं करता। बस कीमतें बिना किसी लॉजिक के सीधी ऊपर भाग रही होती हैं। बिल्कुल, ये लालच का एकदम फाइनल एक्सप्लोजन होता है। और बियर मार्केट का वर्टिकल एंड? वो एकदम शुद्ध दहशत का वर्टिकल कैपिचुलेशन क्रैश होता है। कैपिचुलेशन का मतलब हार मान लेना, राइट? हाँ, इस पॉइंट पर इन्वेस्टर्स इतने टूट चुके होते हैं कि उन्हें प्राइस से कोई मतलब नहीं होता। वो बस अपने ब्रोकर को कॉल करते हैं और कहते हैं कि भाई मुझे किसी भी कीमत पर इस मार्केट से बाहर निकालो। ये वो ब्लाइंड पैनिक है जहां सब कुछ एक साथ बिकता है। एकदम। और लेखक का एक बहुत ही सिंपल रूल है, जब प्राइस चार्ट पर वर्टिकल हो जाए तो समझ लो कि उस ट्रेंड का अंत बहुत करीब है। क्या गजब का साइकोलॉजिकल एनालिसिस है। मतलब भीड़ की साइकोलॉजी हमेशा एक्सट्रीम पर जाकर ही दम तोड़ती है। अब चर्चा के उस हिस्से पर आते हैं जो मुझे पर्सनली इस पूरे ब्लॉग में सबसे मजेदार और प्रैक्टिकल लगा, द जंक स्टॉक इंडिकेटर। अरे हाँ, ये बहुत ही सॉलिड इंडिकेटर है। मतलब कचरा शेयर्स को देखकर मार्केट की सेहत का पता लगाना, ये बहुत मजेदार है। ये इन्वेस्टमेंट की दुनिया का एक ऐसा सीक्रेट है जिसे एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। जो सबसे खराब कंपनियां होती है ना, जिनका कोई प्रॉफिट नहीं है, जिन पर भारी कर्ज है, उनके शेयर्स की चाल मार्केट के बारे में बहुत कुछ बोलती है। लेकिन बुल मार्केट में तो सब कुछ ही ऊपर जाता है ना, तो क्या ये जंक स्टॉक्स पूरे बुल फेज में लगातार भागते रहते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेखक ने बड़ी बारीकी से ऑब्जर्व किया है कि ये खराब क्वालिटी वाले शेयर्स मुख्य रूप से सिर्फ 2 ही मौकों पर उठते हैं। अच्छा, पहला मौका कौन सा है? पहला टाइम होता है बुल मार्केट की बिल्कुल शुरुआत में। जब मार्केट एक लंबे बियर फेज के बाद उठना शुरू करता है तो वो समुद्र के ज्वार की तरह होता है। पानी ऊपर आता है तो हर नाव ऊपर उठ जाती है, चाहे वो कितनी भी टूटी फूटी क्यों ना हो। इसे रिकवरी रैली कहते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बार ये कचरा शेयर कब चमकते हैं? दूसरी बार ये बिल्कुल अंत में चमकते हैं। जब बुल मार्केट अपने एकदम लास्ट स्टेज में होता है तो इन्वेस्टर्स इतने लालची और अंधे हो जाते हैं कि उन्हें अच्छे और बुरे शेयर में कोई फर्क ही नजर नहीं आता। उन्हें ब्लू चिप कंपनियों का 10-15% रिटर्न बहुत कम लगने लगता है। हाँ, उन्हें तो रातों रात अमीर बनना है, तो वो पेनी स्टॉक्स और जंक शेयर्स खरीदने लगते हैं। जब देखने को मिले कि मार्केट का हर कचरा शेयर अपर सर्किट मार रहा है, तो ये एक्सट्रीम लालच का क्लियर सिग्नल है कि बुल मार्केट अब पैकअप करने वाला है। हाँ, ये मार्केट का बुखार नापने का बहुत ही बढ़िया थर्मोमीटर है। लेकिन बेयर फेस में इन जंक स्टॉक्स का क्या हाल होता है? क्योंकि बेयर मार्केट में तो अच्छे शेयर्स भी गिरते हैं। गिरते दोनों हैं, लेकिन दोनों के गिरने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क होता है। लेखक इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाते हैं कि जहां अच्छी क्वालिटी वाले शेयर सिर्फ झुकते हैं मतलब उनका प्राइस गिरता है लेकिन कंपनी की बुनियाद मजबूत रहती है। हाँ, और वो अगले बुल मार्केट में वापस बाउंस बैक कर जाते हैं। लेकिन जो खराब क्वालिटी वाले शेयर है
वो पूरी तरह से टूट जाते हैं। मतलब उनके भाव एकदम कौड़ियों के हो जाते हैं। बिल्कुल, और वो अक्सर कभी वापस उठकर नहीं आते। बेयर मार्केट एक तरह से मार्केट का कचरा साफ करने का काम करता है। ये एक बहुत अच्छा रिमाइंडर है कि बुल मार्केट अक्सर हमारी गलतियों और खराब इन्वेस्टमेंट्स को छुपा लेता है। और बेयर मार्केट हमारी असली हैसियत दिखा देता है। तो इन दोनों मार्केट्स का अंत कैसे होता है? क्या दोनों के मरने का तरीका एक जैसा है? बिल्कुल नहीं। जैसे उनकी जिंदगी अलग है, उनकी मौत भी अलग तरीके से होती है। बुल मार्केट अचानक से खत्म होता है, वो म्यूजिकल चेयर वाले गेम की तरह। अच्छा, म्यूजिक बज रहा है, सब नाच रहे हैं और अचानक से म्यूजिक बंद। हाँ, कोई कैटलिस्ट आता है, कोई बुरी खबर आती है और मार्केट तुरंत क्रैश करना शुरू कर देता है। गिरने में कोई झिझक नहीं होती। और बियर मार्केट का अंत? बियर मार्केट एक झटके में खत्म नहीं होता, उसे जाने में बहुत टाइम लगता है। और यहाँ ब्लॉगर का वो साइकोलॉजिकल ज्ञान फिर से चमकता है। बियर मार्केट ने इन्वेस्टर्स को जो गहरे मानसिक घाव दिए हैं ना, उनको भरने में तो टाइम लगेगा। बिल्कुल, इसलिए एक लंबा और बहुत ही उबाऊ बॉटमिंग आउट फेज जरूरी होता है। मार्केट महीनों तक एक ही छोटी सी रेंज में पड़ा रहता है, कुछ एक्शन नहीं होता। पर ये उबाऊ फेज जरूरी क्यों है? क्योंकि इस थका देने वाले दौर में एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोसेस चल रहा होता है। शेयर्स उन अधैर्यवान हारने वालों के हाथों से निकलकर धैर्यवान जीतने वालों के हाथों में जा रहे होते हैं। जो इम्पेशेंट लूजर्स हैं वो थक हार कर बेच देते हैं। हाँ, और जो स्मार्ट पेशेंट विनर्स हैं वो शांति से उस माल को अक्यूमुलेट कर रहे होते हैं। वाओ, इम्पेशेंट लूजर्स से पेशेंट विनर्स तक शेयर्स का ट्रांसफर, ये लाइन एकदम साफ कर देती है कि शेयर बाजार असल में है क्या। ये उन लोगों से पैसा लेने की मशीन है जो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर सकते, और उन्हें देने की मशीन है जो धैर्य रख सकते हैं। बिल्कुल। और इसी के साथ हम इस ब्लॉग के कंक्लूजन यानी बॉटम लाइन पर आ गए। लेखक ने यहाँ करेक्शन का गणित समझाया है। मैथ ऑफ करेक्शन। ये रूल कहता है कि किसी भी करेक्शन की गहराई और उसकी ड्यूरेशन सीधा इस बात पर डिपेंड करती है कि उससे पहले का ट्रेंड कितना बड़ा और कितना लंबा था। मतलब हम हर गिरावट को एक ही चश्मे से नहीं देख सकते। एकदम सही। अगर कोई बुल मार्केट पिछले 10 साल से चल रहा है तो वो सिर्फ 2 महीने की छोटी सी गिरावट से करेक्ट नहीं हो सकता। 10 साल की जो थकान है और जो इतना सारा यूफोरिया इकट्ठा हुआ है, उसे पचने में टाइम लगेगा। मार्केट को एक बड़ा और लंबा करेक्शन चाहिए होता है। प्रकृति के संतुलन का नियम यहाँ भी लागू होता है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो कोई भी इस जानकारी का रियल लाइफ में क्या यूज करें, इस साइकोलॉजी का हम क्या करें? बिल्कुल, ब्लॉगर का बहुत क्लियर मैसेज है कि ये सारी जानकारी फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए नहीं है, क्योंकि कल क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। बिल्कुल। इस पूरी साइकोलॉजी को समझने का मेन मोटिव है वर्तमान को पहचानना, रिकॉग्नाइजिंग द प्रेजेंट। जब आप उस बीस्ट या जानवर के कैरेक्टर को समझ लेते हैं जो आपके सामने खड़ा है, चाहे वो बुल हो या बियर, तो आप डर या लालच में आके ब्लाइंडली रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। आप मार्केट की चाल को पढ़ते हैं और एकदम शांत दिमाग से अपना अगला मूव तय करते हैं। सच में इस ब्लॉगर ने जिस तरह से मार्केट की साइकोलॉजी को डिकोड किया है ना, वो ये साबित करता है कि इन्वेस्टिंग सिर्फ पैसे और नंबर्स का गेम नहीं, ये पूरी तरह से माइंड गेम है। और इसी के साथ इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जो शायद इन्वेस्टिंग को लेकर नजरिया ही बदल दे। इस पूरे साइकोलॉजिकल एनालिसिस के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। अगर मार्केट का पूरा साइकिल, उसका ऊपर जाना और नीचे आना, विशुद्ध रूप से कलेक्टिव साइकोलॉजी और इंसान के डर और लालच पर टिका है, तो क्या इन्वेस्टिंग में सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा स्किल फाइनेंशियल एनालिसिस करना या बैलेंस शीट पढ़ना नहीं है? क्या सबसे बड़ी स्किल अपनी ही इमोशंस पर एक्सट्रीम कंट्रोल रखना है? इंसान का दिमाग तो नेचुरली भीड़ के साथ चलने और खतरे से भागने के लिए बना है ना? राइट। तो क्या एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का सीधा सा मतलब ये है कि किसी को अपने ही मानवीय स्वभाव के बिल्कुल खिलाफ जाना होगा? क्या इंसान होने के नाते जो हमारी सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं, मार्केट में वही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है? इस विचार के साथ कि क्या इन्वेस्टिंग असल में खुद से ही एक साइकोलॉजिकल वॉर है, हम आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।